नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आज के एपिसोड में जूडरा वेलनेस पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं उन विषयों की जो आपकी संपूर्ण सेहत और वेलबीइंग के लिए वाकई में बेहद महत्वपूर्ण हैं। और आज की इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर एस के टंडन, द लीडिंग सेक्सोलॉजिस्ट इन इंडिया। क्वेश्चन इज, आपकी इतनी प्रैक्टिस में किस तरह की सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके पेशेंट जनरली आपके पास आता है? देखिए, आजकल जो सेक्सुअल हेल्थ के लिए आ रहे हैं पेशेंट, वापस इरेक्टाइल डिसफंक्शन के आते हैं, डीमेच्योर इजैकुलेशन के आते हैं। इसी तरीके से कई दफे तो डिलेड इजैकुलेशन या एन एजुकुलेशन भी होता है। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं। तो सर, एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है जनरली यूथ्स में कि फ्रीक्वेंट मास्टरबेशन करने से उनकी सेक्सुअल हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। इसका आपका क्या कहना है? मास्टरबेशन को मैं एक अच्छी चीज़ मानता हूँ, लेकिन मास्टरबेशन हमें एक प्लान वे में करना चाहिए। या तो हफ्ते में एक दफ़े या 2 दफ़े, वो भी स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक पे करना चाहिए। जल्दबाजी में नहीं निकालना चाहिए। और अगर हम उसको कंपल्सरी वे में करते हैं कि जब मर्जी जब कर, हमें इसका एडिक्शन सा हो जाता है, तब ये जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और उसकी वजह से हमारे को डिसेंसिटाइजेशन भी हो सकता है, या हमारे को क्या है कि ऑर्गेन्स में आने में दिक्कत आने लग जाती है अगर हम ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं। सर, आपने डिसेंसिटाइजेशन का प्रयोग किया। सर, डिसेंसिटाइजेशन भी इसकी इच्छा कम हो जाना है या किस मतलब अराउजल्स कम हो जाना, इस तरह? हाँ, अराउजल कम होने लगता है। अराउजल कम हो जाना। और सर, लाइफस्टाइल प्रैक्टिस लाइक डाइट, एक्सरसाइज और स्लीप, इसका तो बहुत ज़्यादा रोल है। आजकल जो है कि हम लोग जो है ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खा के फास्ट फूड खा रहे हैं, या बाजार का बने हुए जितने भी आइटम्स खा रहे हैं, उससे हमारे को जो है ना काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ओबेसिटी हो रही है। इस ओबेसिटी की वजह से टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाता है तो हमारी सेक्स करने की इच्छा कम होती चली जाती है। तो मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है लिबिडो या सेक्सुअल सीगरनेस को कम करने का। सो सर, थोड़ा इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में हम ज़्यादा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सबसे मुख्य कारण क्या हो सकता है? स्ट्रेस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है आज के टाइम में। ठीक है। ओबेसिटी सेकंड इंपॉर्टेंट कारण है। ओबेसिटी। अच्छा, टाइट क्लोथ्स का पहनना, अगर हम लोग जीन्स वगैरह टाइट पहनते हैं तो हमारे नीचे के पार्ट में गर्मी पैदा हो जाती है। या मोबाइल का नीचे की जेब में रखना, ये भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है। तो सर, मोबाइल मतलब ये जनरली कहते हैं कि ऊपर वाली जेब में रखोगे तो हार्ट अटैक आ जाएगा यार। हाँ दोस्तों, यंग लड़कों को तो नीचे की जेब में नहीं रखना चाहिए। अच्छा। हाँ, ओल्ड एज वाले रखे, और ओल्ड एज वालों को ऊपर की जेब में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो यंग एज को नीचे की जेब में नहीं रखना चाहिए और ओल्ड एज को ऊपर की जेब। तो सर, लोग आजकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए या स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं, जैसे कि वियाग्रा, और आजकल बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट। देखिए, ओवर द काउंटर जो ड्रग्स आती हैं, वाइग्रा है जैसे ही है, वो 100 मिलीग्राम की डोज में वो लोग केमिस्ट हमारे को दे देते हैं, हमारे पेशेंटों को। वो जो कि एक्स्ट्रा डोज होती है, प्लस उनकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। कई दफ़े उसमें कुछ और चीज़ें मिक्स होती हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम, जैसे हार्ट अटैक का कभी कभी हमने देखा है कि वहाँ तक भी कंडीशन पहुँच जाती है, क्योंकि वो 2 या 3 गोली भी एक साथ ले लेते हैं, उसका इफेक्ट नहीं आए तो। हैं, इसलिए ओवर द काउंटर पर दवाई लेनी नहीं चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह पे मिनिमम डोज में लेनी चाहिए जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो सर, मतलब ये हार्ट अटैक के किस्से जैसे काफ़ी बार सुने हैं, और इनफैक्ट हमने एक मूवी में भी देखा था, सात खून माफी, जिसमें अनु कपूर वियाग्रा की गोली खा के हार्ट अटैक से मर गया था। तो वाइग्रा की जो डोज है वो यंग जनरेशन के लिए 25 होगी या मैक्सिमम 50 होगी, 100 नहीं है। लेकिन सारे केमिस्ट उनको 100 की दवाई दे देते हैं उठा के, कि अगर इफेक्ट नहीं आता तो 2 या 3 टैबलेट भी, इवन 10 टैबलेट्स भी। एक बार जयपुर में एक केस हुआ था, उसने 10 टैबलेट्स खा ली थी एक साथ ही, और बाद में उसको हार्ट अटैक से डेथ होकर मर गया। सर, कोई वियाग्रा लेने का कोई स्पेशल तरीका है, जैसे खाने के साथ, खाने से पहले? इसको जो है ना, वाइग्रा को अगर लेना है तो खाने से या तो आधे घंटे पहले लेना है या आधे घंटे बाद लेना है, और पानी से लेना है, दूध चाहे किसी से नहीं लेना हो, अगर इसका गुड इफेक्ट लाना है तो। और प्लस इसकी मिनिमम डोज जो 25 या 50 जो चाहिए, वो उसके हिसाब से लेना चाहिए। उसके हिसाब से इवन हम लोग ओल्ड एज में भी 50 से ऊपर नहीं देना चाहते, तो यंग में तो 100 देने का सवाल ही नहीं उठता। तो मेरा सर अगला क्वेश्चन ये है कि सर, एक साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, एक फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, अगर साइकोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, उसके अंदर उसको नाइट के टाइम पे इलेक्शन होगा पेनिस का, और ये हमेशा सडन इन ऑनसेट होगा इसका, जो साइकोलॉजिकल होता है।
जो अपना होता है फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल जिसको अपने कह सकते हैं, वो सडन ग्रेजुअल एंड ऑनसेट होता है पहली बात तो, और दूसरा इसके अंदर इरेक्शन नहीं आता नाइट के टाइम में। इसके अंदर जो होता है, जो साइकोलॉजिकल के अंदर कोई कॉज नहीं होता, स्ट्रेस एक का कॉज हो सकता है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल होता है उसमें डिजीज होती है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, या थायराइड की डिजीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से ये फिजियोलॉजिकल इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो बेसिकली सर, अगर किसी को अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन हो रहा है तो उसको कोई पैथोलॉजिकल या कोई बीमारी नहीं है। हाँ, यस यस। और अगर उसको मतलब अगर टाइम दिन में अगर इरेक्शन नहीं हो रहा है या सेक्सुअल परफॉर्मेंस के वक्त इरेक्शन नहीं हो रहा है, ये साइकोलॉजिकल हो सकता तो जो कि मोस्ट कॉमन है, है, जो मोस्ट यंग जनरेशन। सर, हमने एक स्ट्रेस का नाम लिया, तो स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन सेक्सुअल वेलनेस। तो स्ट्रेस कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब किस तरह के स्ट्रेस हो सकते हैं, या ये कई बार परफॉर्मेंस बर्डन होता है, किसी को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। थी तो देखिए, अगर एक बार सडनली हम लोग कभी फेल हो जाते हैं सेक्स करते टाइम, तो हमारे ऊपर से बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम कहीं फेलियर तो नहीं हो जाएगा, जिसे हम परफॉर्मेंस एंजाइटी कहते हैं। और पहले से वो रिज्यूम कर लेता है कि कहीं मैं फेल हो गया तो मेरी कितनी इंसल्ट हो जाएगी या बेइज्जती हो जाएगी, और वो फिनोमेना चलता ही चला जाता है, और पेशेंट हमेशा अपने आप को फेलियर की तरफ ले जाता है। इसलिए हम लोग कई दफ़े क्या होता है कि उनको मेडिसिन दे के एक बार उसकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, ताकि उसको ये नहीं लगे कि इसकी बॉडी ने काम करना ही बंद कर दिया। तो सर, एक फंडामेंटल यही है कि अगर अर्ली मॉर्निंग सुबह उठते वक्त अगर आपकी इरेक्शन हो रही है तो आप ठीक, बिल्कुल फिट हो आप। हम तो यही क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं, सबसे पहले कि अगर आपका ये है फिर ठीक है, फिर आपकी साइकोलॉजी को ठीक करेंगे, टेंशन को ठीक करने के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे ताकि आप अपने आप को उस समय टेंस नहीं महसूस करते। सर, एक आजकल हर्बल प्रोडक्ट बहुत चल रहे हैं, अश्वगंधा, शीला जी, इनके क्या इफेक्ट्स हैं ऑन सेक्सुअल परफॉर्मेंस? देखिए, रोल तो है, लेकिन वही क्या कहते हैं कि नहीं, इतना ज़्यादा डोज में देना पड़ता है, लंबे टाइम देना पड़ता है, कि कभी और तो इफेक्ट आता है और कई दफ़े नहीं आता है। लेकिन जो अपने एलोपैथी की दवाइयाँ आती हैं, उनका तो श्योर होता है कि इसका इफेक्ट आएगा ही। तो क्या होता है, जैसे कई लोगों को जैसे वैगरा खाने से सर दर्द हो जाता है या हार्ट अटैक आने की देखिए, वाइग्रा के लिए पहले सबसे पहले तभी तो कह रहे हैं कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से। वो पहले डिजीज़ को देखेगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी के ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांस है, या हार्ट की उसकी कोई मेडिसिन चल रही है, जैसे नाइट्रेट चल रही है, तो उसको वाइग्रा नहीं दे सकते। अगर वाइग्रा देंगे, या किसी का लो बीपी चल रहा है ऑलरेडी और उसको वाइग्रा देंगे, तो उसका सडन फॉल हो जाएगा, बीपी और भी ज़्यादा, और वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है। सर, पर एक क्वेश्चन सर भी जनरल है कि व्याकरा खा के तो ठीक परफॉर्म हो जाता है, बट हर बार क्या खानी पड़ेगी, ऐसा कोई परमानेंट इलाज हो सकता है क्या साइकोलॉजिकल इरेक्टल डिस? हाँ, मतलब क्या होता है कि हम लोग कहते हैं लो डोज में दो पेशेंट को, पहले रेगुलर दो, उसके बाद उसको स्लोली विड्रा करो, ताकि जब विड्रा कर रहे हैं तो उसको उसकी बॉडी को इफेक्ट ना आए कि वो उस दवाई के डिपेंडेंट हो गया था या नहीं हो गया था। आजकल हम लोग इसी चीज़ का प्रोसीजर तो अपनाते हैं, और साथ में इसके साथ जो है ना, उसको साइकोलॉजिकल की भी कोई दवाई ना पे देते हैं कि जब हम इस दवाई को हटाएं तो उसके ऊपर इफेक्ट ना आएगा। तो सर, आपने मतलब अपनी प्रैक्टिस में काफ़ी ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनको व्यागरा की यूज़, जो अब्यूज़ जिसको बोल सकते, वो ख़त्म हुआ हो। हाँ बिल्कुल। तो एक सर, मतलब सोशल मीडिया पे हम काफ़ी देखते हैं और काफ़ी आजकल ऐप भी आ रखे हैं, पेल्विक एक्सरसाइज से सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। मैं तो हर एक पेशेंट को कहता हूँ कीगल एक्सरसाइज जरूर किया करो। कीगल एक्सरसाइज से अभी तो यंग एज में तो अपने को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में फ़ायदा मिलेगा, कि अपना टाइमिंग बढ़ेगा। कारण क्या होता है कि अब जहाँ से अपना यूरिन निकल रहा है वहीं से अपना सीमन निकल रहा है। अगर अपने कीगल एक्सरसाइज को प्रॉपर करेंगे तो एक तो यूरिन की बिबलिक ओल्ड एज में होने के चांस कम हो जाएंगे, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और इधर से यंग के अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमैच्योर दोनों में हेल्प मिलती है। और करनी चाहिए, ये तो हर एक को करनी चाहिए रूटीन में कीगल एक्सरसाइज। ठीक है सर, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर, एक टेस्टोस्टेरोन की बहुत बातें होती हैं, स्पेशली जिम गोइंग लोगों में, यंग बॉयज़ में। जनरली बोलते हैं कि लो टेस्टोस्टेरोन हो गया। तो लो टेस्टोस्टेरोन सीरियसली प्रॉब्लम है या इट्स जस्ट? देखिए, लो टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे कारण हैं। सबसे बड़ा तो कारण है ओबेसिटी, लैक ऑफ स्लीप। आजकल हम लोग प्रॉपर ढंग से सोते नहीं हैं। जब हम लोग सोते हैं 6 से 8 घंटे, तो हमारी खुद की बॉडी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बहुत बढ़िया करती है नाइट के टाइम में। तभी तो हम लोग कहते हैं अगर टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराना है तो सुबह 6 से 10 के बीच में कराइए, मैक्सिमम लेवल अपने को मिलेगा।
इवनिंग में वो लेवल ऑटोमेटिकली भी कम हो जाता है। तो सर टेस्टोस्टेरोन लेवल से लिबिडो जो सेक्स करने की इच्छा है उस पर फर्क पड़ता है? बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लस इसके मसल स्ट्रेंथ बनती है, अपने अंदर वैसे भी पावर आती है अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल सही हो। टेस्टोस्टेरोन से ये बात तो सही है कि मसल बिल्डिंग में काफी आता है, से मैन साहब लोग। तो स्लीप से आपने बताया ही है कि सेक्स अगर स्लीप डिप्रीवेशन होंगी, कम सोएंगे, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो आजकल की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ओबेसिटी एंड स्लीप डिप्रीवेशंस आर इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लो टेस्टोस्टेरोन। सर एक और बात थी कि सप्लीमेंट्स बहुत आते हैं मार्केट में, अगेन मैं उसी की बात करूँ, वैसा अश्वगंधा, शिलाजीत और मौसमी, बहुत सारे इस तरह के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बढ़ाते हैं। ये उनका मुख्य मेन वे ऑफ वर्किंग इज टू इंक्रीज दी टेस्टोस्टेरोन लेवल। सो उस पर आपका क्या रिव्यू है? नहीं देखिए, आप लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है पेशेंट को इन्हीं चीज़ों के साथ साथ हमें अपनी एलोपैथी मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है। अगर हम नहीं करते तो उनका इफेक्ट इतना स्लो होता है कि पेशेंट बीच में हमारे से छूट सकता है और हमारे को कंप्लीटली और डॉक्टर के पास चला है। कंप्लायंस प्रॉब्लम बहुत बड़ी रहती है, पेशेंट छूट जाता है, वो दूसरा डॉक्टर चेंज कर लेता है, अगेन दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, फिर लंबा चलता है, तब तक फ्रस्ट्रेशन लेवल का भी बढ़ होता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन जो कि यंग बॉयज में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो नए नए सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का क्या सही ट्रीटमेंट है? देखिए, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की पहले तो डेफिनेशन ही लोग गलत यूज़ करते हैं। अगर 8 मिनट से पहले अपना डिस्चार्ज निकल जाता है उससे प्री मैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। कईयों का 5 मिनट लग रहा है, किसी का 10 मिनट भी लग रहा है, लेकिन उसने देखा अपनी फिल्मों में कि वो तो 30-30 मिनट तक करता रहता है, तो वो समझते हैं कि मेरा तो 10 मिनट में 5 मिनट में निकल गया तो मेरा तो जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है, और वो साइकोलॉजिस्ट के बैठ जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट जो करना होता है वो हम लोग मेडिसिन भी करते हैं, वाइब्रेटर यूज़ करके भी कर सकते हैं, और स्टिक्स कपल काउंसलिंग करके भी कर सकते हैं। पर इवेंचुअली ये ठीक हो जाती है सर? यस, की जा सकती है आराम से ठीक, अगर पेशेंट और डॉक्टर दोनों एक दूसरे के साथ अच्छी काउंसलिंग और कोऑपरेट करे। तो हमारे साथ कई दफ़े हुआ है 15-15 सेकंड में जिनके डिस्चार्ज होते हैं तो बाद में 5 से 10 मिनट तक उनका खींच के लिए। Okay, sir. So we'll move to next topic, which is regarding the sperm quality. तो सर एक स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी तो हमें पता ही है कि नंबर ऑफ स्पर्म्स अगर कम है तो ओलिगोस्पर्मिया है पेशेंट को, एक तो वो हो गया। बट अगर किसी को स्पर्म काउंट ठीक है और अगर स्पर्म क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो भी एक बड़ा कारण है। इनफैक्ट कभी एक यूरोपियन गाइडलाइन की, अगर किसी को रिकरेंट अबॉर्शन हो रहे हैं या इनफर्टिलिटी है, स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स इज वन ऑफ द रीजन। एंड आप उसको मतलब कि प्रैक्टिस में इस तरह के कितने पेशेंट आते हैं? देखिए, स्पर्म क्वालिटी का भी जो टेस्ट होते हैं वो यूजुअली हम लोग अपने इस जगह कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उनको डाइट प्लान वगैरह ज़रूर बता के कहते हैं कि ताकि क्वालिटी वो इम्प्रूव कर सके। उसके लिए कहते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का सेवन ज़्यादा करें, फ्रूट्स का ज़्यादा लें और फास्ट फूड को अवॉइड करें, और जितना भी हो सकता है कि अपने को फैट की चीज़ें कम से कम खाएं। से एक अल्कोहल और स्मोकिंग का क्या है? अल्कोहल का बहुत ज़्यादा है और स्मोकिंग का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अल्कोहल को तो लेना है तो टू दी पॉइंट लिमिट से लें, और स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए कि स्मोकिंग जो होती है वो खुद जाके हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस करती है, अपने को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा कर देती है। तो स्मोकिंग से सर स्पर्म क्वालिटी भी खराब होती है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होना चाहिए। स्मोकिंग आपको एकदम अवॉइड करना चाहिए। तो सर एक मैं पहले वाले प्रश्न भी आऊँगा। सर आपने कहा था मोबाइल जेब में नहीं रखना चाहिए और लैपटॉप लैब पे नहीं रखना चाहिए बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हीट के कारण आपकी स्पर्म क्वालिटी, तो ये मतलब इट्स ए मिथ और इट्स ए फैक्ट? नहीं, इट इज ए फैक्ट। आप ये देखिए, ये लैपटॉप से तो अपने हीट निकलती, भगवान तक ने टेस्टिस को क्यों बॉडी से बाहर निकाला? तो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री होता है और टेस्टिस ओनली 34 डिग्री पे ही सर्वाइव कर सकती है और स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गर्मियों में हमें लूज से लूज कपड़े पहनने चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर 34 से ऊपर ना जा पाए, और सर्दियों में हमें टाइट कपड़े पहनने चाहिए ताकि नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड ना हो जाए। और मोबाइल जेब में नीचे नहीं जेब में नहीं रखना चाहिए। तो सर सेम मोबाइल से रेज निकलती है ना, वो इंटरफेयर करती हैं स्पर्म प्रोडक्शन में। ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम स्पर्म मोटिलिटी इशू और क्वालिटी इशू। मोबाइल इज सच ए बिग फैक्टर। सो आप मुझे नहीं पता था, आज आपकी बात करने से पता चला। स्पर्म क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कोई मेडिसिन या आयुर्वेदिक दवाइयाँ काम करती हैं, या आजकल मल्टीविटामिन चलते हैं जिसपे वो कोएंजाइम क्यूब है
और हम लोग भी देते हैं। और रियल में हम लोग देखते हैं कि जी अगर मोटिलिटी कम है तो मोटिलिटी इंक्रीज करती है, स्पर्म काउंट कम है तो स्पर्म काउंट भी इंक्रीज करती है। लेकिन ये इंडिविजुअल वेरिएशन है, हर केस में उतना ही रिजल्ट आएगा ये नहीं देखा जाता। ये नहीं है। पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पर्म से रिलेटेड अगर कोई इनफर्टिलिटी है तो वो बहुत इजीली ट्रीट हो सकती है, जस्ट मेडिसिन से और स्पेशल प्रिकॉशंस लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना, और आपको मल्टीविटामिन्स लेने हैं, कुछ आयुर्वेदिक ड्रग्स हैं वो लेनी है, जिससे आपकी स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाती है। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन है जो मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि परफॉर्मेंस एंजाइटी इन बेडरूम अगर हो तो कैसे उसको भी कर है कि ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि अगर अपने पहले दिन में ही थोड़ा सा घबरा जाए पार्टनर के साथ और हम लोग अपना अच्छी तरीके से सेक्सुअल नहीं कर पाए तो नेक्स्ट डे बहुत ही ज़्यादा इससे इसका क्वेश्चन उठ जाता है और हम लोग घबरा जाते हैं। इसके लिए कहता है जो उस पार्टनर के साथ अपने करने जा रहे हैं पहले तो उसके साथ अपने को इंटीमेसी बनानी चाहिए, ताकि उससे अच्छी तरह बातचीत करनी चाहिए, अच्छा फोर प्ले करना चाहिए ताकि वो हम एक दूसरे को पहचान सके। दूसरा, बिल्कुल लाइट को जीरो नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ ग्रीन लाइट या ब्लू लाइट लगा के और थोड़ा, ताकि देख दूसरा चेहरा तो दिखाई दे, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़ सके। नहीं तो बेडरूम में ये प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है कि पहले दिन में फेलियर हो जाता है और उसके बाद डाइवर्स तक की नौबत आ जाती है। बाकी आपने बताया कि सर कुछ अगर आप एक बार भी अगर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें ऐसे पेशेंट्स में, हाँ, अगर वो पेशेंट पहले से घबराया तो हम लोग शुरू में थोड़े से देते हैं उसको। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको वियाग्रा की आदत लग जाएगी, एक वो जल्दी ही ठीक हो जाता है और उसको फिर वियाग्रा की कभी जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू। एनीथिंग सर आपने दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें कि इंसान को अच्छी सके हेल्थ से कम्युनिटी दर्शकों से और अपने पेशेंट को यही चीज़ समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो अपनी लाइफस्टाइल ठीक करे, डेली ब्रिस्क वॉकिंग करे, कम से कम 30 मिनट्स 5 डेज इन ए वीक और 150 मिनट्स पर वीक का हम लोग कहते हैं। दूसरी बात है ओबेसिटी के शिकार होने से अपने आप को बचा के रखें, अल्कोहल और स्मोकिंग से भी अपने आप को दूर रखें और साथ में अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का सेवन। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैंने आपने काफ़ी चीज़ें बताई, सो आई थिंक इस एपिसोड के बाद काफ़ी लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। एंड आई थिंक सेक्सुअल वेलनेस अगेन आई एम जस्ट टेलिंग दैट इट इज़ जस्ट नॉट परफॉर्मेंस, इट इज़ ओवरऑल वेलनेस एंड योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। एंड बहुत इजीली ट्रीटेबल डिसीज़ है ये, और मोस्टली साइकोलॉजिकल नॉट फिजियोलॉजिकल। थैंक यू सर। थैंक्स।